हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटा आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जैसा कि देख ही रहे हैं फ्लैश होते हुए अपने स्क्रीन पर आप इंड एस 111 जॉइंट अरेंजमेंट। तो इंड एस 111 इस पर्टिकुलर सेशन का थीम है और कोशिश भी हमारी होगी कि इसी पर्टिकुलर सेशन में इसको कंप्लीट भी कर लिया जाए। और जैसा कि मैंने कहा इंड एस 27, 28 और इंड एस 111 और उससे पहले जो हमने दो बिग चैप्टर करे थे इंड एस 103 और इंड एस 110 ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो इंड एस 111 इंड एस 27 और 28 के बाद उसी कड़ी का आगे का एक्सटेंशन है। तो जॉइंट अरेंजमेंट, हालांकि अब ये सब चीजें बेसिकली आपको मालूम है, अब स्टैंडर्ड स्क्रैचेस से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने हल्की सी बात करी, जैसे कि आप देख ही रहे जहां तक ऑब्जेक्टिव का सवाल है, हर इंड एस कुछ ना कुछ प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करता है, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय एंटरप्राइज दैट हैव एन इंटरेस्ट इन द अरेंजमेंट्स दैट आर जॉइंटली कंट्रोल्ड। यानी कि अगर किसी एंटिटी का कोई इंटरेस्ट है किसी अरेंजमेंट में और उस अरेंजमेंट को वो जॉइंटली कंट्रोल कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो उसका इंटरेस्ट है उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करी जाएगी, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि एंटिटी जो किसी अरेंजमेंट की अगर पार्टी है तो एंटिटी को ये पता करना होगा कि जो वो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का अरेंजमेंट है और उसमें उसके किस तरीके के राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं। हम बाद में देखेंगे कि जो अरेंजमेंट होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो जॉइंट ऑपरेशन होता है, एक जॉइंट वेंचर होता है। तो एंटिटी को डिटरमिन करना पड़ेगा कि जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है और ऑफ कोर्स किस तरीके से वो उसमें इन्वॉल्व है, उसके किस तरीके के राइट्स हैं और किस तरीके के ऑब्लिगेशन है। और फिर एंटिटी नीड टू अकाउंट फॉर दोज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन अकॉर्डेंस विद द टाइप ऑफ द अरेंजमेंट। और जिस तरीके का भी अरेंजमेंट होगा उसी तरीके से एंटिटी जो है अकाउंट करेगी अपने इंटरेस्ट को। तो ये तो इसका नॉर्मल सा एक थीम है। फिर आगे जैसा मैंने कहा कि जो जॉइंट अरेंजमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। आपको याद है कि अभी लास्ट इंड एस जो हमने करा था इंड एस 28, उसमें भी हमने इसकी चर्चा वैसे हल्की सी करी थी। तो टाइप्स ऑफ एन अरेंजमेंट, पहले तो अरेंजमेंट क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पार्टीज टू हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। तो अरेंजमेंट ये है जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टी के दरमियान हो सकता है और उसमें पार्टीज का बेसिकली कंट्रोल होता है, जॉइंट कंट्रोल होता है। अब जॉइंट अरेंजमेंट डिपेंड करता है राइट्स और ऑब्लिगेशंस पे और उसी के हिसाब से जो जॉइंट अरेंजमेंट होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, एक जॉइंट ऑपरेशन में और जॉइंट वेंचर में। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अरेंजमेंट अगर जॉइंट ऑपरेशन है तो उसमें कोई अरेंजमेंट जॉइंट ऑपरेशन कैसे हो सकता है और इसी तरह कोई जॉइंट अरेंजमेंट कब जॉइंट वेंचर कहलाता है। तो जॉइंट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं, करेक्ट, उनका राइट्स होता है, दे हैव द राइट्स टू द इंडिविजुअल एसेट्स एंड हैव ऑब्लिगेशंस फॉर द लायबिलिटीज रिलेटिंग टू द जॉइंट अरेंजमेंट। अगर अरेंजमेंट है उसमें पार्टीज का राइट है इंडिविजुअल एसेट्स में और ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द लायबिलिटी। ये वर्ड राइट्स जो मैंने यहां पर रेड पेन से लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा राइट्स है और ऑब्लिगेशंस है उस केस में जो जॉइंट अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, जॉइंट ऑपरेशन कहलाएगा। और जो पार्टीज होती हैं उसमें उनको हम जॉइंट ऑपरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉइंट ऑपरेटर्स कहते हैं। जबकि जॉइंट वेंचर में जो पार्टीज होंगी, वैसे हम बाद में देखेंगे उन पार्टीज को हम पार्टनर्स या को वेंचरर्स कहते हैं, वैसे अधिकतर हम को वेंचरर्स कहते हैं। तो जनरली जॉइंट वेंचर में जो अरेंजमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टीज होती है उनके राइट्स होते हैं ओवर द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट के नेट एसेट्स हैं उसमें राइट है, जबकि जॉइंट ऑपरेशन के केस में जो उनके इंडिविजुअल राइट्स हैं ओवर द एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं ओवर द लायबिलिटीज। लेकिन जहां तक जॉइंट वेंचर का सवाल है उस केस में ये ऐसा जॉइंट अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर की राइट्स होंगे नेट एसेट्स के ऊपर पार्टीज के। तो इस हिसाब से हम इनको अरेंजमेंट को क्लासिफाई करते हैं, एक तो जॉइंट ऑपरेशन में और एक जैसा मैंने कहा जॉइंट अरेंजमेंट में। जॉइंट ऑपरेशन में पार्टीज को ऑपरेटर्स कहते हैं और बाद में हम देखेंगे जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं उसमें जो पार्टीज होती है उनको हम बेसिकली वेंचरर्स या पार्टनर्स भी कई बार कैजुअली कहा जाता है। यहां पर ये जो चीजें मैंने अभी बयां करी इसको मैंने टेबुलर फॉर्मेट में यहां पर समराइज करा हुआ है। तो अभी मैंने बताया कि अगर अरेंजमेंट में राइट्स हैं इंडिविजुअल एसेट्स में एंड ऑब्लिगेशन है फॉर द लायबिलिटीज रिलेटिंग टू द अरेंजमेंट, तो उस केस में उसको जॉइंट ऑपरेशन कहलाया जाएगा। अरेंजमेंट क्या कहलाया जाएगा, जॉइंट ऑपरेशन कहलाया जाएगा।
और मैंने इसमें अभी ये भी बताया कि जो पार्टीज होंगी उनको हम जॉइंट ऑपरेटर्स कहते हैं। लेकिन अगर अरेंजमेंट में राइट्स हैं ओवर द नेट एसेट्स, तो उस केस में फिर ये जो अरेंजमेंट है जॉइंट वेंचर कहलाता है, और जो पार्टीज होती है उनको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट। आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने एक बात करी थी कि जो अरेंजमेंट होता है उसकी शक्ल भी हो सकती है और उसकी शक्ल नहीं भी हो सकती। इसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जो जॉइंट अरेंजमेंट है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और वो स्ट्रक्चर्ड नहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? या जब मैं कहता हूं कि वो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है तो इसका मतलब है कि जो अरेंजमेंट है वो बेसिकली कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है या कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है। करेक्ट। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि दैट इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू ए सेपरेट व्हीकल। इसको हम टेक्निकल या स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में कहेंगे कि इट इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू ए सेपरेट व्हीकल। करेक्ट। और जब उसका कोई शक्ल नहीं होती तो हम कहते हैं कि नॉट स्ट्रक्चर्ड थ्रू व्हाट वी कॉल सेपरेट व्हीकल। तो जनरली देखने में यह आता है कि अगर अरेंजमेंट स्ट्रक्चर्ड है थ्रू सेपरेट व्हीकल, यानी कि जो पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर के कॉर्पोरेट बॉडी बना दी या कोई कंपनी बना दी, कोई इंस्टीट्यूशन बना दिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, तो ये माना जाएगा कि डेट इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू ए सेपरेट व्हीकल। और जनरली ऐसी सिचुएशन में ये जो अरेंजमेंट होता है जॉइंट वेंचर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। करेक्ट। और अगर ये नॉट स्ट्रक्चर्ड है, सिर्फ पार्टीज में अरेंजमेंट है कि हम म्यूचुअली बेनिफिट उठा लेंगे इस अरेंजमेंट से, इस पर्पस के लिए उन्होंने कोई कंपनी कोई इंस्टीट्यूशन फॉर्म नहीं करा, तो ऐसे केस में जनरली देखने में यह आता है कि अरेंजमेंट जो होता है वो जॉइंट ऑपरेशन होता है। अब जॉइंट कंट्रोल का मतलब भी आपको मालूम ही है। जॉइंट कंट्रोल का बेसिकली मतलब क्या है कि पहले तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। जो अरेंजमेंट है उसमें एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? यूनैनिमस कॉन्सेंट, यानी कि सारी पार्टीज मिलकर के डिसीजन लेंगी और कोई सिंगल पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकती है अपने आप में। ये बेसिकली जॉइंट कंट्रोल का मतलब है। अब ध्यान ये भी रखना है, सपोज कोई जॉइंट अरेंजमेंट है, उसमें 3 पार्टीज है, E1 उसके 45% इंटरेस्ट है, E2 के 45% हैं और E3 के 10% है। लास्ट सेशन में भी शायद मैंने इसकी चर्चा करी थी और मैंने बताया था ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो E1 और E2 हैं इनके 45% हैं, तो इस केस में ये माना जा सकता है कि E1 एंड E2 का तो कंट्रोल है, लेकिन E3 का इंटरेस्ट सिर्फ 10% का है, तो E3 का कंट्रोल नहीं है। E1 और E2 को हम जॉइंट ऑपरेटर कहेंगे अगर ये अरेंजमेंट जो है जॉइंट ऑपरेशन है। अगर ये अरेंजमेंट जॉइंट वेंचर है तो उस केस में E1 और E2 वेंचरर कहलाएंगे, जॉइंट वेंचरर कहलाएंगे, और ये जो पार्टी है ये सिंपली इन्वेस्टर कहलाएगी। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि इसका इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड बात में एक केस स्टडी भी एग्जामिनेशन में हाल ही में आई थी। डज द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट गिव्स ऑल द पार्टीज कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट? जो इनका अरेंजमेंट है, क्या उस अरेंजमेंट में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जिसके तहत पार्टीज को कंट्रोल करने का अधिकार है? अगर तो आंसर है यस, तो इसका मतलब जॉइंट कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जॉइंट कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आंसर होता है नो, आंसर अगर नो है, नो का मतलब है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ही नहीं है जॉइंट कंट्रोल का, तो आंसर है नो, तो इस केस में फिर ये जो है आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंड AS 111 होगा। इज इट क्लियर टू यू? दूसरा पॉइंट इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि डू द डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज रिक्वायर्ड यूनैनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज हैविंग कंट्रोल कलेक्टिवली? अगर आंसर है यस, तो इसका मतलब जो अरेंजमेंट है वो जॉइंटली कंट्रोल्ड है। अगर आंसर है यस, अगर आंसर है नो, तो उस केस में डेट विल बी कंसिडर्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंड AS 111। ये पॉइंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है पार्टीज की टू ए जॉइंट अरेंजमेंट, अब तुम्हें मालूम है कि जॉइंट अरेंजमेंट जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है और जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। तो जो पार्टीज हैं, मान लेते हैं जॉइंट ऑपरेशन के अंदर जो पार्टीज है, और मैंने कहा जॉइंट ऑपरेशन के अंदर जो पार्टीज होती है उनको हम जॉइंट ऑपरेटर कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जॉइंट ऑपरेटर शेल रिकॉग्नाइज इन रिलेशन टू इट्स इंटरेस्ट इन ए जॉइंट ऑपरेशन इन इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले तो ध्यान ये रखना है कि अगर कोई एंटिटी है और किसी जॉइंट वेंचर की वो पार्टी है, एक्चुअली मैंने वेंचर लिख दिया, किसी जॉइंट ऑपरेशन की वो पार्टी, यानी कि जो अरेंजमेंट है वो जॉइंट ऑपरेशन है।
करेक्ट, जॉइंट वेंचर नहीं है, जॉइंट ऑपरेशन है। जॉइंट ऑपरेशन कब होता है? जब इनके पास राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल राइट्स ओवर द एसेट्स, और ऑब्लिगेशंस होते हैं लायबिलिटीज के लिए, तब ये जॉइंट ऑपरेशन माना जाता है। लेकिन अगर नेट एसेट्स में इनके राइट है तो वो जॉइंट वेंचर होता है। अब मान लेते हैं कि E1 नाम की कोई एंटिटी है और इसका कोई जॉइंट ऑपरेशन है, तो ये E1 को हम जॉइंट ऑपरेटर कहेंगे। अब ये E1 जो है अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने इंटरेस्ट को, जो इसका इंटरेस्ट है इस जॉइंट अरेंजमेंट में या इस जॉइंट ऑपरेशन में, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगी। यहां एक बड़ा पॉइंट मैं तुम्हें बता दूं, अगर अरेंजमेंट जॉइंट ऑपरेशन होता है तो उस केस में किसी भी तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती। पहले तो यह मालूम होना चाहिए, यहां कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती है। E1 को कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी सेपरेट फाइनेंशियल या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये अपनी अकाउंटिंग अपने इंटरेस्ट की कैसे करेगी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी इसका शेयर है एसेट्स का, इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ एनी एसेट्स हेल्ड जॉइंटली, या जो भी इसकी लायबिलिटीज है इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ एनी लायबिलिटी इनकर्ड जॉइंटली, जो भी रेवेन्यू में इसका शेयर है, आउटपुट में जो इसका शेयर है, वो ये चीजें जो है अकाउंट में लाएगी। यानी कि जहां तक अकाउंटिंग का सवाल है बहुत ही सिंपल सा है। तो जॉइंट ऑपरेटर शेल रिकॉग्नाइज इन रिलेशन टू इट्स इंटरेस्ट इन ए जॉइंट ऑपरेशन इन इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अपने एसेट्स, उसका शेयर ऑफ एसेट, उसकी अपनी लायबिलिटी, उसका शेयर ऑफ लायबिलिटी, उसका रेवेन्यू, करेक्ट, उसका शेयर ऑफ रेवेन्यू, उसका शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे E1 ने कुछ आउटपुट जॉइंट अरेंजमेंट को बेचा हो, तो उस केस में उसका जो शेयर है तो इनकी अकाउंटिंग उनको करनी पड़ेगी, करेक्ट। इसी तरह से एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ एक्सपेंसेस, जो इसने खुद एक्सपेंस करे और जो इसका शेयर ऑफ एक्सपेंस है उनको इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि मैंने अभी तुम्हें बोला जो अरेंजमेंट होता है वो जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है और जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। सपोज अरेंजमेंट जॉइंट ऑपरेशन है और अभी अभी मैंने तुम्हें यह भी बोला कि जो पार्टीज हैं उन पार्टीज का इसके अंदर कंट्रोल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। उन पार्टीज का इसके अंदर कंट्रोल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने अभी अभी ये भी बताया। इज इट क्लियर टू यू? मान लेते हैं कि E1 का तो इसके अंदर जॉइंट कंट्रोल है, लेकिन कोई ऐसी पार्टी है, मान लेते हैं E2, वो उसने इन्वेस्ट तो करा हुआ है इसके अंदर लेकिन उसका किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है। तो अगर कोई एंटिटी एक पार्टी है किसी ऐसे अरेंजमेंट की जो कि जॉइंट ऑपरेशन है, तो पार्टिसिपेटिंग एंटिटी विदाउट कंट्रोल वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगी? तो वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगी? ए पार्टी दैट पार्टिसिपेट्स इन but does not have joint control of a joint operation shall account for interest in the arrangement। अब उस अरेंजमेंट के अंदर उसका जो इंटरेस्ट है उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगी? रिकॉग्नाइज द राइट्स टू एसेट एंड लायबिलिटीज प्रोवाइडेड सच राइट्स एग्जिस्ट। हालांकि उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, अगर उसका राइट कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो जो भी उसके राइट्स हैं एसेट्स में और लायबिलिटीज में उनकी अकाउंटिंग उसको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस तरह के उसके कोई राइट्स नहीं हैं तो उस केस में पार्टी क्या करेगी? शेल रिकॉग्नाइज इट्स इन्वेस्टमेंट इन द जॉइंट ऑपरेशन एज ए फाइनेंशियल एसेट एज पर इंड AS 109 एट फेयर वैल्यू। उस केस में वो सिंपल वर्ड्स में बस उसने जो इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर जॉइंट ऑपरेशन में करी है उस केस में सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज करेगी और इन्वेस्टमेंट भी जो रिकॉग्नाइज करेगी वो इंड AS 109 के हिसाब से करेगी, अगर उसका किसी तरीके का राइट नहीं है उस पार्टी का। और इंड AS 109 का मतलब है कि फेयर वैल्यू पे अपनी इन्वेस्टमेंट को वो रिकॉग्नाइज करेगी। ये तो था कि अकाउंटिंग कैसे करी जाती है अगर जॉइंट ऑपरेशन है, तो पार्टीज का जो इंटरेस्ट है जॉइंट ऑपरेशन में उसकी अकाउंटिंग वो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर अरेंजमेंट जॉइंट वेंचर है, अगर अरेंजमेंट जॉइंट वेंचर है, और तुम्हें मालूम है अभी अभी मैंने बताया कि अरेंजमेंट जॉइंट वेंचर कब होता है? जब जॉइंट वेंचर के नेट एसेट्स के अंदर पार्टीज के राइट्स होते हैं। जब नेट एसेट्स में हमारे राइट्स होते हैं तो उस केस में अरेंजमेंट जॉइंट वेंचर कहलाता है और उस केस में जो पार्टीज होती हैं वो वेंचरर होती हैं अगर उनका जॉइंट कंट्रोल है, और अगर कोई पार्टी ऐसी है उसका कंट्रोल नहीं है तो उसको सिंपली इन्वेस्टर कहते हैं। ए जॉइंट वेंचरर शेल प्रिपेयर SFS एंड CFS। तो ऐसे केस में अगर मान लेते E1, E2
इन दोनों का ये पार्टी भी हैं जॉइंट वेंचर की, पहले तो इनको को वेंचरर कहेंगे नंबर 1। मान लेते हैं E3 उसने इन्वेस्ट करा हुआ है लेकिन उसका कंट्रोल नहीं है तो उसको इन्वेस्टर कहेंगे। E1 और E2 जो है वो क्या माने जाएंगे, को वेंचरर। E3 क्या मानी जाएगी, सिंपल वर्ड्स में E3 को इन्वेस्टर कहेंगे नंबर 1। ऐसे केस में बिकॉज E1 का कोई जॉइंट वेंचर है और अभी इंड AS 28 मैंने करा था, इंड AS 28 में मैंने आपको बताया था कि उस केस में अगर कोई एंटिटी है और उसका कोई जॉइंट वेंचर है तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS 28 के हिसाब से बनेंगी और ऑफ कोर्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेंगी, करेक्ट। तो एक तो जॉइंट वेंचरर को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी एंड विल रिकॉग्नाइज इट्स इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड AS 27। हमने इंड AS 27 भी करा था। इंड AS 27 में भी मैंने तुम्हें यह बताया था कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है एक ऐसी एंटिटी में जो या तो हमारी एक ऐसी जगह पर, ऐसी एंटिटी में जो हमारी एसोसिएट है या किसी जॉइंट वेंचर में, तो उस केस में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसको हम इंड AS 27 के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। और इंड AS 27 क्या कहता है, अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं और इंड AS 27 ये कहता है कि उसको हम कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और या फिर एज पर इंड AS 109 भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैंने आपको कई बार बता दिया है इंड AS 109 जिसका कि ताल्लुक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से है, इसका मतलब ये फेयर वैल्यू की बात करता है। सिंपल वर्ड्स में इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करा जा सकता है या करा जाता है। तो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसको दिखाएंगे एज पर इंड AS 27। और अभी इंड AS 28 में लास्ट सेशन में शायद हमने इंड AS 28 करा था और उसमें हमने देखा था कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई अपने जॉइंट वेंचर में उसके लिए हम इक्विटी मेथड यूज करते हैं। तो एंड शेल अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट यूजिंग द इक्विटी मेथड इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 28। ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी बताया जॉइंट वेंचर में एक ऐसी पार्टी हो सकती है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल E3। अब अगर A3 का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ए पार्टी डेट पार्टिसिपेट्स इन बट डज नॉट हैव एनी जॉइंट कंट्रोल ऑफ जॉइंट वेंचर। तो उस केस में क्या होगा, शेल अकाउंट फॉर इट्स इंटरेस्ट इन द अरेंजमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109। तो इंड AS 109 के हिसाब से ये एंटिटी अपने इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करेगी, करेक्ट। इनडायरेक्टली इसका मतलब है जो इसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसको फेयर वैल्यू पे दिखाएगी। अच्छा जी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो E3 नाम की पार्टी है इसका कंट्रोल तो नहीं है जॉइंट वेंचर में, कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन इन केस इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जॉइंट वेंचर में। तो मैंने आपको बताया था अगर E3 ने एक एंटिटी में, एक कॉर्पोरेट एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इसका कंट्रोल तो नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो उस केस में एक तरीके से ये वेंचर एक तरीके से इसका एसोसिएट हो गया। तो उस केस में इंड AS 28 के हिसाब से इसको अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो सिंपल वर्ड्स में फिर उस केस में इंड AS 28 के हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब है इक्विटी मेथड को हमें यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो थी कुछ कॉमन और बेसिक सी चीजें। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इन केस अगर MCQ से रिलेटेड इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें ये चीज मालूम होनी चाहिए। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन इन ए जॉइंट वेंचर। स्पेशल ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि मैंने पहले लिखा है अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ एसेट्स टू जॉइंट ऑपरेशन बाय जॉइंट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि जो अरेंजमेंट है पहले तो वो जॉइंट ऑपरेशन है और कोई पार्टी है जिसने कि इसमें जॉइंट अरेंजमेंट में, जो कि जॉइंट ऑपरेशन है, इसमें इसका जॉइंट कंट्रोल है, करेक्ट। मैंने अभी भी बताया कि ये जो पार्टी है इसको हम ऑपरेटर कहते हैं, जॉइंट ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि इसका जॉइंट कंट्रोल है, ये जॉइंट ऑपरेटर है। इज इट क्लियर टू यू? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टी जो है अरेंजमेंट को सामान बेच देती है। अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ एसेट टू जॉइंट ऑपरेशन बाय जॉइंट ऑपरेटर, यानी कि इस पार्टी ने इस अरेंजमेंट को जो कि जॉइंट ऑपरेशन है कुछ सामान बेचा, सेल करा।
तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमने सेल करा तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, उसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे, ये मतलब है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन से। देखो मैंने सामान बेचा, नेचुरली पहले तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा, ध्यान से सुने, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल, जितना सामान मुझे मिला उसको डेबिट नहीं करना है, इनटू शेयर ऑफ अदर पार्टीज, जो अदर पार्टीज का शेयर है मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा। मान लेते हैं कि इस जॉइंट ऑपरेशन के अंदर 3 पार्टी है और मेरा शेयर जो है उसमें 30% है, दूसरी पार्टी है उसका भी 30% है, और बाकी कुछ पार्टीज है उन सब का शेयर मिला करके लेट अस से 40% है। तो दूसरी पार्टीज का शेयर मिलाकर के 70% है, तो मैं 70% का कैश रिकॉर्ड करूंगा। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, जो एसेट्स बाहर, जो हमने अब एसेट बाहर बेचा तो हम ये देखेंगे उस एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है, इनटू शेयर ऑफ अदर पार्टीज, और शेयर ऑफ अदर पार्टी में 70% मान के चल रहा हूं, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ जो एसेट्स बाहर जाएगा उसको भी 70%, यानी कि हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो अपना शेयर नहीं देखना है, हमने शेयर ऑफ अदर पार्टी देखना है, और जो भी गेन या लॉस होगा उसको हम प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में लेंगे। अगर लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, गेन होगा तो हम यहां पर ले जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से अगर पार्टी ने कोई सामान परचेज करा है, ऐसा भी हो सकता है कि जॉइंट ऑपरेटर है और जॉइंट ऑपरेटर से हमने कुछ सामान परचेज करा है, जॉइंट ऑपरेटर ने कुछ सामान परचेज करा है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब जब सामान परचेज करा तो उस केस में हमारी सिचुएशन क्या होगी, उसमें किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करेंगे इस ट्रांजैक्शन को? तो देखो यहां पर अगर मैंने सामान परचेज करा है तो मेरे पास एसेट आएगा, जब मैंने बेचा था तो कैश आया था, अब मैंने सामान परचेज करा है तो एसेट तो आएगा, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ एसेट इनटू शेयर ऑफ अदर पार्टीज, यानी कि अपने शेयर से रिकॉग्नाइज नहीं करना है बल्कि हमने दूसरी पार्टी के शेयर से रिकॉग्नाइज करना है, और टू कैश फिर हम लिख देंगे। यानी कि टू कैश भी हम जो लिख रहे हैं वो भी क्या लिख रहे हैं, जितना कैश हम पे कर रहे हैं इनटू शेयर ऑफ अदर पार्टीज। तो ये इसमें स्पेशल ट्रांजैक्शन है। ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि जो सेल करी जाती है या परचेज करी जाती है एक ऑपरेटर के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन को, तो उस केस में जो रिकॉर्डिंग होगी वो अपने शेयर से नहीं होगी, शेयर ऑफ अदर पार्टीज से होगी। करेक्ट? ये पॉइंट समझना है। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। अब ये केस स्टडीज है, मैंने पहले ही बता चुका हूं, कितना भी छोटा स्टैंडर्ड क्यों ना, लोग सिर्फ यहां तक थ्योरी करा करके स्टैंडर्ड फिनिश कर देते हैं। आपने नोट भी करा होगा, करेक्ट? बहुत क्लासेस भी आपने इधर उधर से ली होंगी, आपने देखा होगा कई लोग जब इंड एस 110 कराते हैं उसके बाद में एक पैराग्राफ लिखा करके बोल देते हैं कि इंड एस 111, इंड एस 28 कंप्लीट हो गया, इंड एस 27 भी कंप्लीट हो गया, एक एक पैराग्राफ लिखा दिया जाता है। ऐसा नहीं है, हर चीज आपको करके जानी है, और खासतौर से अब जब आपका एमसीक्यू का जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर भी है। एंटिटी एबीएनसी लिमिटेड एस्टेब्लिश एन अरेंजमेंट, तो एक अरेंजमेंट इन्होंने एस्टेब्लिश करा जिसमें ए का हिस्सा 50% का है, 50% ऑफ द वोटिंग राइट, बी का 30% है और सी का 20% है। आगे कहता है द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन ए बी एंड सी स्पेसिफाइज दैट 75% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटी ऑफ द अरेंजमेंट। अब ये जो अरेंजमेंट है, आपने देखा कि ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के अंदर आपने ये भी नोट करा कि ए का हिस्सा 50% है, बी का हिस्सा 30% है और सी का हिस्सा जो है वो 20% है। लेकिन इनके कॉन्ट्रैक्ट में एक बात ये लिखी हुई है कि कोई भी डिसीजन जब पास होगा उसमें 75% वोट जो है फेवर में चाहिए, तब वो डिसीजन पास होगा। तो इसका मतलब कोई सिंगल पार्टी यूनानिमस डिसीजन नहीं ले सकती, सिंगल हैंडेडली डिसीजन नहीं ले सकती, डिसीजन जॉइंटली ही लेना पड़ेगा। और अगर इस चीज को हम ध्यान में रखें तो इस हिसाब से लगता है कि ए और बी मिलकर के ही डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि देखो, बी और सी मिलकर के डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि तब 50% होगा, और ए और सी भी मिलकर डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि 50 + 20 उस केस में 70% होगा। लेकिन ए और बी अगर मिलकर के डिसीजन लेंगे तो इसका मतलब उस केस में 50 + 30% 75% की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाएगी। तो इसका मतलब इस केस में क्या हो गया, इस केस में हम कह सकते हैं जो कंट्रोल है वो ए और बी के हाथ में है, क्योंकि ए और बी जब तक एग्री नहीं करेंगे डिसीजन जो है वो पास नहीं होगा। यही चीज मैंने ये नीचे रेस्पॉन्स में लिखी भी हुई है। केस स्टडी 2 में वो क्या कहते हैं कि एंटिटी ए बी एंड सी हैज एन अरेंजमेंट वेयर ए हैज 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स, बी और सी के पास 25% है।
पिछली जो हमने पिछला क्वेश्चन अभी करा उसी क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि जो जॉइंट अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के अंदर जो है ए का हिस्सा तो 50% है और बी का हिस्सा और सी का हिस्सा 20-25% है, 20-25% है। अब वो इसमें भी यहां पर कहता है कि द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन ए बी एंड सी स्पेसिफाइज दैट एटलीस्ट 75% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज ऑफ द अरेंजमेंट। तो इसमें क्या है, कोई भी कॉम्बिनेशन मिलकर के डिसीजन पास करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और सी मिल जाएंगे तब भी 75% हो जाते हैं, बी और सी मिल जाते हैं तो तब भी डिसीजन पास हो सकता है, और ए और बी अगर मिल जाए तब भी डिसीजन पास हो सकता है। यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या बोलते हैं, क्रॉस कर सकता है। नो डाउट अबाउट दैट, नंबर 1। तो इसका मतलब है कि इन लोगों को ये क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि किसी डिसीजन को पास करने के लिए कौन सी दो पार्टी मिलकर के डिसीजन लेंगी। इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा लाइन ये ऐड करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि इन एन अरेंजमेंट एंटिटी ए एंड बी हैव 35% ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द अरेंजमेंट विद द रिमेनिंग 30% बीइंग वाइडली डिस्पर्स्ड। तो वो कह रहा है अब की बार जो जॉइंट अरेंजमेंट है, अब की बार जो अरेंजमेंट है जॉइंट अरेंजमेंट, उसके अंदर उसने कहा कि ए और बी का जहां तक सवाल है दोनों के पास 35% स्टेक्स है। ए के पास और बी के पास 35% के स्टेक्स हैं। उसके अलावा उसने कहा जो रिमेनिंग स्टेक्स हैं, जाहिर है कि जो रिमेनिंग है वो 30% है, वो वाइडली डिस्पर्स्ड है, यानी कि अलग अलग लोगों के पास वो स्टेक्स हैं। अब कह रहे हैं डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज रिक्वायर अप्रूवल बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स। मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स यानी कि अगर ए और बी मिलकर के कोई डिसीजन लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो डिसीजन पास हो जाएगा। 75% की लिमिट को हम क्रॉस कर लेंगे, और बल्कि 70 क्या 50% को भी क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि यहां से मेजॉरिटी राइट्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है इस केस में केवल ए और बी मिलकर के डिसीजन ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ए और बी के पास कंट्रोल है। करेक्ट। 4 में कहता है टू पार्टीज स्ट्रक्चर ए जॉइंट अरेंजमेंट इन एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। तो इसका मतलब है अब की बार वो कह रहा है कि दो पार्टी हैं, P1 P2 मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और इन्होंने कोई एंटिटी बनाई है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि शक्ल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। इस केस में शक्ल है, यानी कि इन्होंने कोई एंटिटी बनाई। अब कह रहा है दोनों पार्टी का इसमें 50-50% का स्टेक है। कह रहा है ईच पार्टी हैज 50% ओनरशिप इंटरेस्ट इन द इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। फिर उसने यहां पर यह भी लिखा द इनकॉर्पोरेट एंटिटी इनेबल्स द सेपरेशन ऑफ द एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। नेचुरल होता है कि एंटिटी की सेपरेट एंटिटी होती है। एज ए कॉन्सिक्वेंस द एसेट्स एंड लायबिलिटी हेल्ड इन द एंटिटी आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। नो डाउट अबाउट दैट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हैं वो कॉर्पोरेट एंटिटी की मानी जाएंगी, क्योंकि ओनरशिप से ये अलग मानी जा रही है। अब यहां पर आपको 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि ये जो अरेंजमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है ये जॉइंट ऑपरेशन है, क्योंकि जब कोई स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन होता है तो मैंने कहा कि बेसिकली उसमें जॉइंट ऑपरेशन माना जाता है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये लाइन लिखी है द कॉर्पोरेशन इनेबल्स द सेपरेशन ऑफ द एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस द एसेट्स एंड लायबिलिटी हेल्ड इन द एंटिटी आर एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो गया, ये नीचे की ये जो थोड़ी टफ और कंफ्यूजिंग लाइन है, लेकिन इस लाइन का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। इस लाइन का मतलब है कि एंटिटी के जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उसमें इन दोनों पार्टीज के राइट्स हैं। इनडायरेक्टली ये जो लाइन लिखी है ना, यहां से लेकर के यहां तक, इस लाइन का इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि पार्टीज का एसेट्स में और लायबिलिटीज में जो है वो राइट्स हैं। और आपको याद है कि मैंने ये बताया था, अगर एसेट्स में लायबिलिटीज में हमारे राइट्स हैं, जब हम कहते हैं लायबिलिटीज में राइट्स हैं तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ऑब्लिगेशंस है। तो जब राइट्स हैं एसेट्स से लायबिलिटीज में, तो उस केस में फिर वो जॉइंट ऑपरेशन ही माना जाता है। मैंने ये कहा था कि ये जॉइंट वेंचर माना जाता है जनरली जब स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन होता है, लेकिन इस केस में मैं इसको जॉइंट वेंचर नहीं कह सकता, मुझे इसको जॉइंट ऑपरेशन ही कहना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो जैसे कि मैंने लास्ट में लिखा भी है कि इट इज ए केस ऑफ जॉइंट ऑपरेशन, रेड लाइन में बाद में। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा टफ सा आप कह लो, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है
कह रहा है टू पार्टीज स्ट्रक्चर ए जॉइंट अरेंजमेंट इन एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। तो दो पार्टी ने मिलकर के पिछले क्वेश्चन की तरह एक अरेंजमेंट करा, लेकिन उस अरेंजमेंट में उन्होंने एक कॉर्पोरेट एंटिटी बनाई, दो पार्टीज ने मिलकर के। करेक्ट, जो भी दो पार्टीज हैं मान लेते हैं P1 और P2, और ये जो कॉर्पोरेट एंटिटी है इसका नाम उन्होंने C रखा, ब्रैकेट में C लिख दिया। इन्होंने एक एंटिटी बनाई जिसका नाम एंटिटी C है। दोनों पार्टी के 50-50% स्टेक्स भी। अब वो कह रहा है द पर्पस ऑफ द अरेंजमेंट इज टू मैन्युफैक्चर मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द पार्टीज फॉर देयर ओन इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इन्होंने जो ये अरेंजमेंट करा, इस अरेंजमेंट के मुताबिक ये जो एंटिटी है जो कि अब इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग करेगी और मैन्युफैक्चरिंग में वो मटेरियल बनाएगी जो कि इन दोनों पार्टीज को चाहिए अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। करेक्ट, ये मटेरियल प्रोड्यूस करेगी और वो मटेरियल इन दोनों पार्टीज को देगी। यानी कि जो ये एंटिटी इन्होंने इनकॉर्पोरेट करी, वो जो भी मटेरियल बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी, वो इन दोनों के पास ही जाएगा। Arrangement ensures that parties operate the facility that produces the material to the quantity and quality specification of the parties. अरेंजमेंट के मुताबिक ये कॉर्पोरेट एंटिटी जो मटेरियल बनाएगी उतनी ही क्वांटिटी में बनाएगी और उस क्वालिटी का बनाएगी जिसके लिए डायरेक्शन ये दोनों पार्टी इनको देंगे। इज इट क्लियर टू यू? क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के बारे में जो डायरेक्शंस होंगी वो बेसिकली इन पार्टीज की होंगी। करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ये भी इसमें पॉइंट है। फिर कहता है द लीगल फॉर्म ऑफ एंटिटी सी इनकॉर्पोरेट एंटिटी थ्रू विच द एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इनिशियली इंडिकेट्स दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज हेल्ड इन सी आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एंटिटी सी। अब वो कह रहा है इस कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी हैं वो बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एंटिटी सी के माने जा रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? इनिशियल एक्टिविटीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं इस एंटिटी के, तो क्योंकि जो एंटिटी के एसेट्स होते हैं, जब एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होती है तो एसेट्स एंड लायबिलिटी, फिर एंटिटी उसकी ओनर मानी जाती है, वो एंटिटी को बिलोंग करते हुए एसेट्स और लायबिलिटी माने जाते हैं। इसमें भी उसने वही पॉइंट लिखा है। फिर उसने आगे इसमें लिखा द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टी डज नॉट स्पेसिफाई दैट पार्टीज हैव राइट्स टू द एसेट्स और ऑब्लिगेशंस और द लायबिलिटीज ऑफ एंटिटी सी। लेकिन जो इनिशियल अरेंजमेंट है, इनिशियल अरेंजमेंट में कहीं नहीं लिखा कि पार्टीज का राइट्स है, यानी कि इन पार्टीज का एसेट्स में और लायबिलिटीज में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट कोई राइट नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? फिर कह रहा है अकॉर्डिंगली द लीगल फॉर्म ऑफ एंटिटी सी एंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट इंडिकेट दैट द अरेंजमेंट इज ए जॉइंट वेंचर। तो इन सारी चीजों को देख करके तो ऐसा लगता है, ये क्वेश्चन में ही दे दिया कि ये जॉइंट वेंचर है और जॉइंट ऑपरेशन नहीं है एग्रीमेंट को देखते हुए। आगे कह रहे हैं हाउएवर द पार्टी ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट के कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं। उन एस्पेक्ट्स में एक तो ये है कि पार्टीज एग्री टू परचेज ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी सी इन ए रेशियो ऑफ 50:50, यानी कि एंटिटी सी जो भी प्रोडक्शन करेगी वो 50-50 के रेशियो में ये दोनों पार्टी खरीदेंगी। ये भी लिखा है कि सी कैन नॉट सेल एनी आउटपुट टू द थर्ड पार्टी अनलेस अप्रूव्ड बाय द टू पार्टी, यानी कि बिना परमिशन लिए इन दोनों पार्टी से, इन दोनों वेंचरर से बिना परमिशन लिए जो ये इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है अपना माल किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकती। बिकॉज द पर्पज ऑफ द अरेंजमेंट इज टू प्रोवाइड द पार्टीज विद आउटपुट दे रिक्वायर, सच सेल्स टू थर्ड पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू बी अनकॉमन एंड नॉट मटीरियल। इसका मतलब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो इन दोनों पार्टीज को देंगे, तो इसलिए बहुत ही अनकॉमन होगा कि कभी आउटपुट किसी थर्ड पार्टी को बेचा जाए। इनफैक्ट बेचा भी अगर जाएगा तो बड़ा इमटेरियल होगा, मटेरियल नहीं होगा। फिर कह रहा है प्राइस ऑफ द आउटपुट सोल्ड टू द पार्टी इज सेट बाय बोथ पार्टीज एट ए लेवल दैट इज डिजाइन टू कवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और जो वो प्राइस सेटल करा जाएगा वो प्राइस भी सिंपल वर्ड्स में डायरेक्ट करा जाएगा इन दोनों पार्टीज के द्वारा। अगर आपने इन सारी चीजों को ध्यान में रखा है, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, मान लेते हैं 4 लोगों ने या 7 लोगों ने मिलकर के कोई कंपनी बनाई, 7 लोगों ने मिलकर जब कोई कंपनी बनाई तो कंपनी अपने डिसीजन खुद लेगी या ये 7 आदमी डिसीजन लेंगे? कंपनी अपने डिसीजन खुद लेती है।
भाई कंपनी तो अब आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन हम कहेंगे तो यही ना, डिसीजन विल बी टेकन बाय द कंपनी, दैट्स ए डिफरेंट मैटर कि उस डिसीजन को लेने के लिए कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। बट पॉइंट ये है कि कंपनी के डिसीजन किसी इंडिविजुअल बेस्ड डिसीजन पर नहीं होते, वो सेलेक्टेड लोगों के द्वारा होते हैं, वो डिसीजन कंपनी के माने जाते हैं। अब इस केस में ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, नो डाउट अबाउट दैट ये स्ट्रक्चर्ड अब की बार यहां पर इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, इसमें भी किसी तरीके का डाउट नहीं है। एक मिनट के लिए लगता भी है, जैसा कि शुरू में क्वेश्चन में भी लिखा है कि ये जॉइंट वेंचर है, लेकिन नीचे की बातों को देख करके ऐसा लगता है जैसे इस कंपनी के अपने डिसीजन तो है ही नहीं। सारे डिसीजन ऐसा लगता है कि पार्टी P1 और P2 के हैं, क्योंकि तुमने देखा कि मेजर डिसीजन में कि आपका आउटपुट हम ही खरीदेंगे, जितनी क्या क्वालिटी होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, वो भी हम डिसाइड करेंगे। बिना हमारी परमिशन के एंटिटी किसी थर्ड पार्टी को क्या बोलते माल बेच नहीं सकती है। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि बावजूद इसके कि ये स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन है, फैक्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि इट इज ए केस ऑफ जॉइंट ऑपरेशन। जो मैंने ये बातें बताई वही चीज मैंने रिस्पॉन्स में लिखी भी हुई। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर करें। उसके बाद उसने कहा कि 2 parties A and B agree in their contractual arrangement that each party shall have 50% of the voting rights. However, the contract specifies that 51% of the voting rights are required to make decisions with respect to relevant activities. Do A and B have joint control over the arrangement? तो इस केस में ऑफ कोर्स ए और बी का जॉइंट कंट्रोल है अरेंजमेंट में, क्योंकि 51% वोट चाहिए। जब तक वो दोनों मिलकर के जॉइंटली डिसीजन नहीं लेंगे, 51% वोटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों के पास 50-50% शेयर है। इसी तरह से 7th में कहता है H and R एंटर इनटू ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट टू बाय 2-storied बिल्डिंग। तो H और R नाम की 2 पार्टीज हैं जिन्होंने कहा कि भाई हम कोई बिल्डिंग खरीदेंगे, 2-story बिल्डिंग खरीदेंगे एंड विच दे विल लीज टू अदर पार्टीज, और इस बिल्डिंग को हम दूसरी पार्टी को लीज करेंगे। H विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीजिंग द फर्स्ट फ्लोर। तो बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसको लीज पर जब दिया जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी H की होगी। कह रहे सेकंड फ्लोर की लीजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, R विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीजिंग द सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर की जो लीजिंग करी जा सकती है, लीज पर जो ये एसेट दिया जा सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी R की है। फिर कह रहा है दे कैन मेक ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव फ्लोर्स एंड कीप ऑल द इनकम विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्लोर्स। ऊपर से इसमें यह भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर से कोई इनकम आएगी तो वो सारी इनकम और उससे रिलेटेड सारे डिसीजन जो है वो H के हो सकते हैं। लाइकवाइज सेकंड फ्लोर का जो डिसीजन है वो R की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी इनकम भी R की मानी जाएगी। हालांकि वो कह रहा है ग्राउंड फ्लोर विल बी जॉइंटली मैनेज्ड, और जो ग्राउंड फ्लोर है वो जॉइंटली मैनेज्ड होगा और उसमें जो डिसीजंस होंगे वो दोनों मिलकर के लेंगे। अब इसमें वो वाला पॉइंट आ गया जो उस वक्त मैं टेबल में आपको बता रहा था। मैं कहना क्या चाहता हूं, इन दी अबव केस जो फर्स्ट फ्लोर है वो केवल H कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब यहां जॉइंट कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब ये इंड AS 111 के दायरे में नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू यू? फिर ये कौन से स्टैंडर्ड के दायरे में आएगा, वैसे ही मैंने पूछ लिया, हालांकि मुझे पूछना तो नहीं चाहिए यहां पर। फिर हम ये देखेंगे ये एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जाहिर है फिर ये इंड AS 116 से कवर हो जाएगा। करेक्ट। सेकंड फ्लोर जो है वो भी इंड AS 111 के दायरे में नहीं आएगा, ये भी PPA कवर हो जाएगा। और ग्राउंड फ्लोर जो है वो इंड AS 111 के दायरे में आएगा। ये उस वक्त जो मैं पॉइंट बता रहा था उससे रिलेटेड ये केस स्टडी, और ये केस स्टडी हाल ही के एक एग्जामिनेशन में आई भी थी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, TQM लिमिटेड इज ओन्ड बाय न्यूमरस शेयर होल्डर्स विद द फॉलोइंग होल्डिंग्स। अब TQM लिमिटेड नाम की कोई एंटिटी है और उसके शेयर होल्डर हैं T जिसके पास 51% शेयर हैं, शेयर होल्डर Q के पास 30% है, और रेस्ट ऑफ द शेयर्स जो कह रहा है वो वाइडली हेल्ड बाय अदर इन्वेस्टर्स ऑल टुगेदर। जो बचे हुए 19% है वो बहुत सारे लोगों के पास हैं और वो वाइडली डिस्पर्स्ड हैं। वो कह रहे हैं TQM लिमिटेड का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कहता है 75% मेजोरिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रेलिवेंट एक्टिविटी। तो दे ऑल्सो आउटलाइन दैट ईच शेयर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू वोट इन प्रपोर्शन टू इट्स रिस्पेक्टिव ओनरशिप इंटरेस्ट। इस TQM लिमिटेड जॉइंटली कंट्रोल्ड है? यस, इट इज जॉइंटली कंट्रोल्ड, क्योंकि कोई सिंगल शेयर होल्डर क्योंकि हालांकि T के पास 51% शेयर हैं लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट 75% की चाहिए, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि TQM इज जॉइंटली कंट्रोल, क्योंकि इस केस में T और Q को मिलकर के ही डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी वो डिसीजन पास होगा।
इसी तरह से 9th में कहते हैं कि CDF लिमिटेड इज ए स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन इन्वेस्टर CD एंड F टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट सर्विसेज। CDF के दरमियान ये एक अरेंजमेंट है और ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं। CDF लिमिटेड इज एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, ये इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है एंड इन्वेस्टर शेयर इन ओनरशिप इज 20-30, 25-25 respectively. There is a formal contractual agreement in place that requires a voting majority on all relevant activities. वो क्या कह रहे हैं? There is a formal contractual arrangement in place that requires a voting majority on all relevant case decision, यानी कि majority vote चाहिए. Investors C, D and E have informally agreed to vote together. यानी कि सी ने, डी ने और ई ने कहा कि भाई हम तो मिलकर के, इनफॉर्मली कहा, फॉर्मली तो नहीं कहा, लेकिन इनफॉर्मली कहा कि हम मिलकर के वोटिंग करेंगे। लेकिन उसने कहा दिस इनफॉर्मल एग्रीमेंट हैज बीन इफेक्टिव इन प्रैक्टिस, लेकिन ये प्रैक्टिस में इफेक्टिव है। डू सी डी एंड हैव कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट? यस, इस केस में उनका कंट्रोल है, भले ही उन्होंने इनफॉर्मली ये कहा है, लेकिन पिछले टाइम से यानी कि पिछले पास्ट ईयर से ये इफेक्टिव में है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि इस केस में इनके पास जॉइंट कंट्रोल है। आउट ऑफ 4 3 इन्वेस्टर जो CDE हैं उनके पास इस केस में जॉइंट कंट्रोल माना जाएगा। और वैसे भी जो एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड हो जब तक कि उसका एविडेंस मौजूद है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस केस में एविडेंस मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एंटिटी C और D हैं और कहता है एंटिटी C and एंटिटी D operate in telecommunication industry and entered into a joint arrangement in order to combine their 4G access networks. The purpose of this arrangement is to reduce the operating cost for both the parties, make capital infrastructure saving, obtain economies of scale for jointly managing and maintaining a consolidated network. कह रहा है ऑल सिग्निफिकेंट डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर डिसाइडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी राइट. एंटिटी C and D each have one vote in the decision making the process. Discuss whether it is a joint arrangement or not. ये joint arrangement है because all the decisions about the relevant activities required consent of the parties. So the arrangement is a joint arrangement, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा ही है कि all strategic इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस आर डिसाइडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, और दोनों के पास एक एक वोट है। समझना ये भी है, तो इसका मतलब जब तक दोनों मिलकर के नहीं डिसीजन लेंगे वो पास नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये जॉइंटली कंट्रोल अरेंजमेंट है। द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट बट फैक्ट दैट ऑल डिसीजन मस्ट बी मेड बाय मेजोरिटी लीड्स टू इम्प्लिसिट जॉइंट कंट्रोल। हालांकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि इसके अंदर जॉइंट कंट्रोल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है F9 लिमिटेड एंड F10 लिमिटेड सेट अप ए जॉइंट वेंचर कंपनी FF लिमिटेड। तो अब की बार वो कह रहा है कि इसमें एक तो F9 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, एक F10 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। इन लोगों ने एक जॉइंट वेंचर सेटअप करा, और जॉइंट वेंचर तब सेटअप होता है जब कोई स्ट्रक्चर्ड होता है। तो इन्होंने एक कंपनी बनाई, इसका नाम FF लिमिटेड रखा। अब वो कह रहा है बाय साइनिंग ए जॉइंट ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बोथ इन्वेस्टर डेलीगेट 3 डायरेक्टर्स ईच टू एंटिटी FF's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये जो एंटिटी है, इस एंटिटी में जो उन्होंने मिलकर के एंटिटी बनाई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें 3 मेंबर ये सेट करता है और 3 मेंबर ये सेट करता है। इज इट क्लियर टू यू? फिर कह रहे हैं डिसीजंस आर मेड बाय सिंपल मेजोरिटी। इन द इवेंट ऑफ ए डेडलॉक द चेयरमैन ए डायरेक्टर ऑफ F10 लिमिटेड has the casting vote. Does F10 Limited has control over what we call FF Limited? अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या FF Limited का कंट्रोल है। पहले तो क्वेश्चन में ये है कि इन द अबव केस इट इज लाइकली दैट F10 हैज कंट्रोल ओवर FF Limited, क्योंकि अगर डेडलॉक हो गया तो उस केस में वो कह रहा है कि कास्टिंग वोट करा जाएगा एक डायरेक्टर के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, जो कि डायरेक्टर है F10 लिमिटेड का। एज डिसीजन मेड ऑन बिहाफ ऑफ F10 लिमिटेड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय F9 लिमिटेड बाय वे ऑफ कास्टिंग वोट बाय द चेयरमैन बीइंग डायरेक्टर ऑफ F10 लिमिटेड। करेक्ट? एक तो इसमें ये माना जाएगा। फर्दर, इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट देयर इज अ जॉइंट अरेंजमेंट, इट इज रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई वेदर द अरेंजमेंट इज जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन। और एक बार ये क्लासिफाई हो भी जाए कि ये जॉइंट अरेंजमेंट है, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि ये जॉइंट वेंचर है या जॉइंट ऑपरेशन है, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन के साथ इसमें नहीं है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड एंटिटी बनाने का ये मतलब नहीं होता कि वो जॉइंट वेंचर ही होता है।
एक क्वेश्चन और है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन इसमें यह पूछ रहा है कि ये जॉइंट ऑपरेशन का केस है या नहीं, तो आंसर होगा ये जॉइंट ऑपरेशन का केस है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 कंपनीज ने मिलकर के 3 सेपरेट एरोस्पेस कंपनीज, उन्होंने डिसाइड करा, एक एलियंस करा कि हम जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे एयरक्राफ्ट, जिसकी की 3 स्टेजेस हैं: मैन्युफैक्चरिंग इंजन्स, मैन्युफैक्चरिंग फ्यूजलेज एंड विंग्स एंड एरोडायनेमिक्स। तो वो कह रहा है कि ये तीनों जो है डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे। तो ये अरेंजमेंट जॉइंट ऑपरेशन का केस है, क्योंकि अरेंजमेंट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। फिर कह रहा है ईच पार्टी हैज ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट आउटलाइंस पार्टीज इंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ रेवेन्यू एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। तो इसमें कुछ और नहीं है। सारे मॉड्यूल में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो भी हमने कवर कर ही दिए हैं। मैंने कहा कि स्टैंडर्ड कितना भी छोटा से छोटा क्यों ना हो, वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज आपको दी जा रही है। उम्मीद है कि आप, हालांकि स्टैंडर्ड छोटा सा है, मैंने कहा अधिकतर आपने नोट करा होगा। आप इधर उधर से भी क्लासेस लेते हैं, मुझे ये मालूम है। और आपने नोट ये करा होगा कि जब इंड AS 110 करा दिया जाता है, उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा दिया जाता है AS 27 पे, हाँ जी 27 खत्म, 28 पे और उसके बाद इंड AS 111 पे। लेकिन ऐसा नहीं है, इनको भी उतना ही डीपली करना है जितना कि आपने डीपली इंड AS 110 करा, तो उसी हिसाब से हमने इसको करने की कोशिश करी है। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में और कुछ नई चीज के साथ। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।